आखिर कैसे कोई प्रोडक्ट जिस पर 2.25 बिलियन डॉलर्स खर्च किया गया हो वो वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप प्रोडक्ट बनी। ये प्रोडक्ट थी फोर्ड मोटर्स की फ्लैगशिप कार एडसेल, जो सिखाती है कि हाउ नॉट टू डेवलप एंड लॉन्च अ प्रोडक्ट। अगर आप मई 1962 में कोमा में होते तो आपको कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप अमेरिकन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होते तो आपको पक्का हार्ट अटैक आ जाता। कैसे एक कंपनी जो कॉपिंग और डुप्लीकेटिंग की सिनोनिम है उसे भी डाउनफॉल देखना पड़ गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट इंटरेस्टिंग केस स्टडीज देखेंगे और उनसे कुछ लेसन सीखने की कोशिश करेंगे। द फेट ऑफ द एडसेल 1955 ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए एक ड्रीम ईयर थी। इस साल अमेरिका में 7 मिलियन से भी ज्यादा पैसेंजर कार्स खरीदे गए थे। सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज प्रॉफिट में थी। फोर्ड कंपनी भी अपनी कार के मॉडल्स बेच रही थी और एक नए मॉडल पे काम भी कर रही थी। 1955 से कुछ साल पहले ही उस टाइम के कंपनी प्रेसिडेंट फोर्ड ने सोचा कि मार्केट में एक मीडियम प्राइस्ड कार लॉन्च करनी चाहिए और इसके रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव्स को काम चालू करने को बोला। फोर्ड के इंस्टिंक्ट सही थे, क्योंकि मार्केट रिसर्च के टाइम पता चला कि कुछ सालों में 50% से ज्यादा अमेरिकन फैमिलीज ईयर के $5,000 या उससे ज्यादा अर्न करेंगे। कंपनी ने पोल्स कंडक्ट कराए थे जिसमें पता चला था कि जो भी फैमिली $5,000 से ज्यादा अर्न करती है वो मीडियम प्राइस्ड कार जरूर खरीदती है। तो अगर 50% से ज्यादा फैमिलीज इस कैटेगरी में होंगे तो एक न्यू मीडियम प्राइस्ड कार लॉन्च करना बनता है। कंपनी ने टाइम लेकर एक मीडियम प्राइस्ड कार एडसेल 1958 में लॉन्च किया और ये कार उस टाइम तक की बिगेस्ट फ्लॉप प्रोडक्ट बनी। लेकिन आखिर कैसे एक फोर्ड जितनी बड़ी कंपनी जिसके पास इतने पैसे, एक्सपीरियंस और इतने स्मार्ट लोग थे, वो अपने टाइम की बिगेस्ट एंटी सक्सेस स्टोरी बन गई। फोर्ड एडसेल फेलियर के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये है कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ने बहुत पैसा रिसर्च और पोल्स कंडक्ट कराने में खर्च कर दिया था। प्रोटोटाइप मॉडल के लॉन्च से पहले ही कंपनी ने $250 मिलियन स्पेंड कर दिया था। अगर आज के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से एडजस्ट करें तो ये मनी टोटल $2.25 बिलियन के बराबर होगी। एक कार जो मिडिल क्लास फैमिलीज की फर्स्ट चॉइस होने वाली थी वो बस एक फेलियर बन के रह गई। इस कार का नाम डिसाइड करने के लिए 6000 नेम्स प्रपोज किए गए थे और अल्टीमेटली इस कार का नाम ओरिजिनल हेनरी फोर्ड के बेटे के नाम पे एडसेल रखा गया। फोर्ड ने मार्केटिंग पे भी बहुत पैसे खर्च किए थे। शुरू की कुछ डिलीवर्ड कार्स डिफेक्टिव निकली, कुछ में से ऑयल लीक हो रहा था तो कुछ की हुड स्टक थी। अगर कंपनी ने मार्केटिंग कैंपेन की जगह एक्चुअल प्रोडक्ट पे पैसे खर्च किए होते तो शायद एडसेल का फेट कुछ अलग होता। फोर्ड मोटर्स को प्रॉफिट कमाने के लिए पर ईयर 2 लाख से ज्यादा एडसेल सेल करने थे, लेकिन जब 2 साल बाद कंपनी ने एडसेल की प्रोडक्शन कंप्लीटली बंद कर दी तब तक सिर्फ 1,09,000 एडसेल ही बिके थे, जिससे फोर्ड कंपनी को टोटल $350 मिलियन का नुकसान हुआ। तो इस अमेरिकन बिगेस्ट एंटी सक्सेस स्टोरी से हम कुछ लेसन सीख सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की रिसर्च 1955 में हुई थी जिस टाइम मार्केट अप था, और प्रोडक्ट 1958 में लॉन्च हुआ था जब मार्केट डाउन था। इसका मतलब टाइमिंग बहुत जरूरी है और फ्यूचर प्रिडिक्शंस हमेशा सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के करना चाहिए। कंपनी ने मार्केटिंग और फालतू के रिसर्च में ढेर सारा पैसा और टाइम निकाल दिया था, इसलिए हमेशा ज्यादा टाइम और मनी एक्चुअल प्रोडक्ट पे एलोकेट करना चाहिए। ये चीज हम टेस्ला से सीख सकते हैं। टेस्ला $0 प्रमोशन पे स्पेंड करती है और अपना सारा एफर्ट और मनी एक्चुअल प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में लगाती है। नेक्स्ट स्टोरी है 1962 मार्केट फ्लैश क्रैश। अगर आपने मई 25, 1962 में अपना पैसा अमेरिकन स्टॉक मार्केट में लगाया होता और 28 मई को निकाला होता तो आप पूरे कंगाल हो गए होते, और वहीं अगर आपने अपने पैसे को लगाकर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया होता तो आप प्रॉफिट कमा लेते। एक्चुअली हुआ ये था कि 28 मई को डाउ जोन्स 34.9.5 नीचे गिर गया था और मार्केट में अचानक पैनिक और फियर फैल गया था। एक रिपोर्टर ने जेपी मॉर्गन से पूछा था कि आप मार्केट को लेकर क्या प्रिडिक्शन करना चाहते हो, तो जेपी मॉर्गन ने बोला, ओनली वन थिंग कैन बी प्रिडिक्टेड अबाउट द मार्केट, दैट इज इट विल फ्लक्चुएट। मई में पिछले कुछ दिनों से मार्केट डाउनवर्ड डाइव ले रहा था और उस टाइम मार्केट करंट प्राइसेस को टेप्स के थ्रू मैनुअली अपडेट करना पड़ता था। 28 मई को 10 बजे टेप्स 15 मिनट्स डिले थे, जो 12:15 में 43 मिनट्स हो गया था। मार्केट करंट प्राइसेस अपडेट ना होने की वजह से लोगों ने प्रिडिक्ट किया कि मार्केट नीचे ही जा रहा होगा और फिर सेलिंग पैनिक क्रिएट हो गया। मार्केट में एक्टिविटी ऊपर जा रही थी लेकिन डाउ जोन्स नीचे जा रहा था। उस दिन 9 मिलियन से ज्यादा शेयर्स ट्रेड हुए थे। नेक्स्ट डे 29 मई की सुबह
मार्केट ने डायरेक्शन बदला और फिर से अपवर्ड जाने लगा। 29 को टोटल 14.75 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे और पिछले 3 दिनों का लॉस 20 बिलियन US डॉलर्स एक ही दिन में रिकवर हो गया था। इतना सडन अप एंड डाउन देखकर कमजोर दिल वालों को हार्ट अटैक भी आ सकता है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर जब तक रिएक्ट करते और सेल करते तब तक 28 मई की मार्केट क्लोज हो गई थी, लेकिन सबने सोचा कि डाउ जोन्स 500 पॉइंट से नीचे नहीं जा सकता, इसलिए फिर म्यूचुअल फंड्स ने खरीदना चालू कर दिया, जिससे बाइंग पैनिक क्रिएट हो गया और मार्केट रिकवर कर गया। इस केस स्टडी से पता चलता है कि ह्यूमंस बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं और बिना रियल फैक्ट्स के भी रिएक्ट करने लगते हैं। मार्केट में आपको अच्छे से ट्रेड करने के लिए अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ता है। नेक्स्ट स्टोरी है कॉपिंग की सो कॉल्ड सिनोनिम जेरोक्स की, द जेरोक्स रोलर कोस्टर। 1959 में जेरोक्स कंपनी ने फर्स्ट कॉपियर मशीन को इंट्रोड्यूस किया था, जो एक बहुत बड़ी सक्सेस रही थी। ईयर बाय ईयर कंपनी की रेवेन्यू बढ़ती गई। 1966 में सिर्फ इस मशीन के सेल से कंपनी को $500 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। लेकिन जेरोक्स कंपनी पहली नहीं थी जिसने कॉपिंग मशीन के बारे में सोचा था। 1817 में एक मैकेनिकल डुप्लीकेटर मशीन डेवलप की गई थी जो मेमियोग्राफिक टेक्निक पे बेस्ड थी। उस टाइम के कुछ ऑफिसेज में इस मशीन को देखा जा सकता था, लेकिन इस मशीन में बहुत सारी खामियां थी, जैसे कि इसमें एक स्पेशल टाइप का हीट सेंसिटिव पेपर यूज करना पड़ता था और इस मशीन को यूज करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। 1890 से 1958 तक बहुत सारी कॉपिंग मशीन्स डेवलप की गई थी, लेकिन सारे फ्रस्ट्रेटिंग और टाइम कंज्यूमिंग होते थे। कुछ में तो वेट पेपर्स निकलते थे जिन्हें फिर बाद में सुखाना पड़ता था। लेकिन फिर चेस्टर एफ कार्लसन ने एक टेक्निक इन्वेंट किया, जेरोक्सोग्राफी, जो कॉपिंग की दुनिया में एक ब्रेक थ्रू बनी। लेकिन फंड्स की कमी की वजह से इन्हें अपने पेटेंट राइट्स को जेरोक्स कॉर्पोरेशन में देना पड़ा और बदले में इन्हें राइट्स की कमीशन मिलने लगी। कार्लसन ने जेरोक्स कंपनी के साथ मिलकर इस मशीन को डेवलप किया, जो कि 1960s की वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस सक्सेस थी। लेकिन 1966 तक 40 कंपनीज कॉपिंग मशीन के बिजनेस में आ चुके थे। वो सेम मशीन बहुत ही चीप प्राइस में डेवलप और सेल कर रहे थे, क्योंकि उन्हें रिसर्च पे खर्च नहीं करना था। जेरोक्स कॉर्पोरेशन की रेवेन्यू धीरे धीरे कम होने लगी और बाकी कंपनीज जेरोक्स की किए गए रिसर्च पे डेवलप करने लगे। जेरोक्स की केस स्टडी से ये बात तो क्लियर है कि मार्केट में बने रहने के लिए आपको हमेशा न्यू और इनोवेटिव आइडियाज पे काम करते रहना पड़ेगा। सिर्फ एक ब्रेक थ्रू से आपको शॉर्ट टर्म में सक्सेस मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ेंगे और न्यू आइडियाज पे काम करने पड़ेंगे। ये स्टोरीज अच्छी बिजनेस और लाइफ लेसन सिखाती है, जो कि बिजनेस एडवेंचर्स बाय जॉन ब्रुक्स की बुक में बताई गई है। इसमें टोटल 12 क्लासिक स्टोरीज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ वॉल स्ट्रीट के बारे में बताया गया। आप इस बुक को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हो। आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल चीज सीखी होगी। फ्यूचर वीडियोस की अपडेट के लिए please subscribe the channel and hit the bell notification. Like, share and comment your views about these case studies. And finally, thank you for watching this video.